नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल और इतिहास दोनों हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। ये कहानी है मोहम्मद गोरी की, एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ जिसने आने वाली कई सदियों की दिशा तय कर दी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1047 में महमूद गजनवी का आखिरी हमला हुआ था। उसके बाद भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगभग 148 सालों तक बिल्कुल शांति रही, सन्नाटा। लेकिन फिर अचानक एक नया आक्रमणकारी पूर्व की ओर यानी हमारी तरफ क्यों देखने लगा? इन 148 सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि एक विदेशी सेना ने फिर से भारत का रुख कर लिया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। गोरी के उदय से लेकर शुरुआती टकराव, तराइन के वो बड़े युद्ध, इतिहास और मिथकों का फर्क, और अंत में नए साम्राज्यों के बनने तक की पूरी कहानी हम आज कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से कि आखिर ये मोहम्मद गोरी था कौन और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, मोहम्मद गोरी का असली नाम था शिहाबुद्दीन। उसने गजनी और हेरात के बीच मौजूद गौर प्रदेश में अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के साथ सत्ता संभाली थी। अब अगर हम उस वक्त की राजनीति और भूगोल को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल ट्रैप यानी एक तरह का फंदा नजर आता है। हुआ ये था कि इनके पश्चिम में एक बेहद शक्तिशाली ख्वारिज़्म साम्राज्य खड़ा था, तो पश्चिम की तरफ विस्तार करने के तो सारे रास्ते पूरी तरह बंद थे। अब इकलौता ऑप्शन क्या बचा? जी हाँ, पूर्व की ओर बढ़ना यानी भारत। बस यहीं से उनका मेन फोकस पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा करने और यहाँ की बेहिसाब दौलत हासिल करने पर शिफ्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब फोकस भारत पर शिफ्ट हुआ तो आक्रमण भी शुरू हुए और साथ ही शुरू हुआ भारत का जबरदस्त प्रतिरोध। अगर हम गोरी के हमलों की टाइमलाइन देखें तो 1175 में मुल्तान से शुरुआत हुई। इसे उसने बहुत आसानी से जीत लिया, लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1178 में, जब गुजरात में उसे एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और फिर 1191 और 92 में तराइन के वो मशहूर युद्ध और 1194 में चंदावर की लड़ाई। ये एक के बाद एक लगातार हुए बड़े टकरावों का दौर था। 1178 के गुजरात वाले हमले के बारे में एक बड़ी कमाल की बात है। गोरी को लगा था कि सामने एक विधवा रानी है तो जीत बड़ी आसान होगी, लेकिन सोलंकी वंश की रानी नायका देवी ने पाटन के मैदान में गोरी को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उसे अपना पूरा प्लान ही बदलना पड़ गया। ये वो भूली बिसरी रानी है जिनकी असाधारण बहादुरी के कारण गोरी को भविष्य के सभी हमलों के लिए अपना रास्ता बदलकर पंजाब से होकर आना पड़ा। और इसी बदले हुए रास्ते ने जन्म दिया इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक को, तराइन के युद्ध। तो नायका देवी से हारने के बाद गोरी पंजाब के रास्ते आगे बढ़ा। साल था 1191। भटिंडा के पास तराइन के मैदान में उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह हरा दिया। गोरी जख्मी हालत में किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा, लेकिन वो इस हार को भूला नहीं। कहते हैं कि वो 1 साल तक चैन से नहीं सोया और अपनी सेना को पहले से कहीं ज्यादा घातक बनाने में लगा रहा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक ही साल बाद 1192 में ऐसा क्या बदल गया कि हारी हुई तुर्की सेना वापस आकर जीत गई? इसका सीधा जवाब दोनों सेनाओं के सिस्टम में छिपा है। एक तरफ हमारी विशाल भारतीय सेना थी जो जागीरों में बंटी थी, जातियों के आधार पर भारी भेदभाव था और कोई एक सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ थी तुर्की सेना। उनका पूरा कमांड सिर्फ एक इंसान के हाथ में था। वहां कोई जातीय विभाजन नहीं था और उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था। संख्या तो हमारी सेना की बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो जो सिस्टम और तालमेल की कमी थी ना, वही हार की सबसे बड़ी वजह बन गई। और बात सिर्फ सेना की नहीं थी, हमारा पूरा उपमहाद्वीप अंदर से बुरी तरह बटा हुआ था। कन्नौज में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद और अजमेर दिल्ली में पृथ्वीराज तृतीय के बीच गहरी दुश्मनी चल रही थी। संयोगिता के स्वयंवर जैसी घटनाओं ने तो इस आग में और घी डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि ये राज्य हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे और कभी एक होकर बाहरी खतरे का सामना कर ही नहीं पाए। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि हमें इतिहास और किंवदंतियों यानी सुनी सुनाई बातों में फर्क करना होगा। इन लड़ाइयों के बाद क्या हुआ, इसे लेकर कई कहानियां मशहूर है। हम सबने पृथ्वीराज रासो की वो लाइनें तो सुनी ही हैं,
4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस महाकाव्य के मुताबिक बंदी बनाए गए और अंधे किए जा चुके पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाकर गोरी को मार गिराया था। सुनने में ये कहानी बहुत ही ड्रामेटिक और वीर रस से भरी लगती है। लेकिन अगर हम इतिहास की नज़र से देखें तो कई बड़े इतिहासकार जैसे रामचंद्र शुक्ल और गौरीशंकर ओझा इस पर गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि इस ग्रंथ में ऐसे अरबी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो उस वक्त भारत में इस्तेमाल ही नहीं होते थे। और तो और इसमें तैमूर जैसे लोगों का भी जिक्र है जो सदियों बाद आए थे। इससे यही साबित होता है कि ये महाकाव्य शायद 16वीं शताब्दी या उसके बाद लिखा गया और इसका ऐतिहासिक सच्चाई से ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर हम ठोस सबूतों की बात करें तो पुरातत्व विभाग को कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी दोनों के नाम छपे हैं। इतिहासकार सतीश चंद्र भी यही मानते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया था और शायद शुरुआत में दोनों के बीच एक छोटी सी संधि या ट्रीटी हुई थी, लेकिन जब वो संधि टूटी तो अंततः पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। खैर, जहां एक तरफ उत्तर भारत में सत्ता और युद्ध का यह खूनी खेल चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तरह की फिलॉसफी भारत में एंट्री ले रही थी। ये फिलॉसफी थी सूफीवाद की। ये शब्द अरबी के सफ़ा यानी पवित्र या सूफ यानी ऊन से निकला है। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कट्टर धार्मिक कर्मकांडों के बजाय प्यार, सादगी और ईश्वर से सीधे कनेक्शन पर जोर देता था। उस समय के भयानक हिंसा और कट्टरता के बीच ये एक बहुत ही सुकून भरी और इंसानियत वाली विचारधारा बनके सामने आई। और इसी सिलसिले में 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने अजमेर में चिश्ती ऑर्डर की नींव रखी। उनका मकसद तलवार या ताकत से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से समाज की दूरियों को मिटाना था। उन्होंने कट्टर कर्मकांडों से ऊपर उठकर प्रेम के रास्ते को चुना। अब वापस लौटते हैं गोरी की तरफ, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल दिया। साल था 1206। सिंध में नमाज पढ़ते वक्त खोखरों ने अचानक मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। अब क्योंकि गोरी का अपना कोई सगा बेटा या जैविक वारिस नहीं था, तो उसकी मौत के साथ ही इस विशाल साम्राज्य में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। तो इतने बड़े साम्राज्य का हुआ क्या? आखिरकार ये साम्राज्य गोरी के सबसे ताकतवर गुलाम सेनापतियों में बंट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर मिला, यलदौज को गजनी, कुबाचा को सिंध और बेहद आक्रामक बख्तियार खिलजी के हिस्से में आया बंगाल और बिहार का इलाका। इनमें से बख्तियार खिलजी का जो पूर्वी अभियान था वो भारत की सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। अपनी कट्टरता में उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान और प्राचीन ज्ञान केंद्रों को जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही थी। सदियों का ज्ञान बस पल भर में राख हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सत्ता को मजबूत करने का काम किया। वो महज एक गुलाम सेनापति से ऊपर उठा और उसने मामलुक वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, उसकी नींव रखी। और बस यहीं से भारत में पहली बार दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, जिसने यहाँ के पूरे राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल को परमानेंटली बदल दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत वाकई सिर्फ विदेशी तलवारों की धार और उनकी बेहतरीन युद्ध नीति की वजह से हारा, या फिर हमारी अपनी अंदरूनी दरारों, आपसी लड़ाइयों और सामाजिक भेदभाव ने इस ढाल को अंदर से ही इतना खोखला कर दिया था कि वो पहला बड़ा वार भी नहीं झेल पाई? ये सोचने वाली बात है ना? इस सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस जानकारी भरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।